रामनवमी की पूर्व संध्या में ऐसा सुंदर अवसर देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बहुत अच्छा किया कि राम का वैज्ञानिक आधार बताएं। मैं दो शब्द पहले ये कहूंगी कि आज से 22-23 वर्ष पहले तक जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़े थे, तो हम भी यही मानते थे कि रामायण महाभारत सब कल्पना होंगी, वो कोई भगवान होंगे। एक दो बार मैंने अपने बच्चों को एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, लक्ष्मण और उनका, वो कहते भाई भगवान का एग्जाम्पल ना दो, इंसानों का एग्जाम्पल दो। दैट पुट मी टू थिंकिंग कि वाकई क्या हमारा कोई कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, हमारी कोई एंशियंट हेरिटेज नहीं है। हमने पूरा इंडिया राम के नाम से, जाओ 200 स्थान मिलेंगे रामायण में मेंशन, कृष्ण के नाम से मिलेंगे। तो एक लंबी रिसर्च की जर्नी शुरू हो गई। ये जर्नी 2000 साल पहले शुरू हुई वास्तव में। तो फिर मैंने एक सोच लिया कि ये प्रूव करना है कि राम ऐतिहासिक है या काल्पनिक है। अगर वो ऐतिहासिक है तो कोई तो तिथि, समय, डेट कुछ ना कुछ तो होगा। अगर वो काल्पनिक है तो भी ठीक है, फिर हम उनको भगवान मानते हैं। या उनकी यात्रा नर से नारायण की है, हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। मर्यादा, जो सबसे बड़ी मर्यादा का पालन करने वाले, पुरुषों में सबसे उत्तम। अगर हम उनको पुरुषों में सबसे उत्तम कहते हैं तो वो कभी तो इस दुनिया में आए होंगे। तो मैंने अपने 20 वर्ष और अपना समय, अपना धन, अपनी एफर्ट सब इसमें लगा दिया। मेरी ऑब्सेशन इस सब्जेक्ट के साथ पागलपन जैसी थी कि हर रोज दिन में 6, 7, 8 घंटे काम करना, और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अपने साथ जोड़ा, उनसे बहुत तरह के इनपुट लिए। मैंने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण एरास। चंपत राय जी यहाँ है और मैं उनका बहुत बहुत उनको आदर देती हूँ और उनको रिमाइंड भी कराती हूँ कि उस पुस्तक को लिखने के बाद मुझे उनके थ्रू एक बार अशोक सिंघल जी ने बुलवाया था। मैं कभी नहीं मिली थी उनसे पहले। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने उस पुस्तक में छोटा सा चैप्टर था कि राम की सब डेट्स प्रूव कर दी, वो ठीक है 5114 बीसी में जो आपने डिटेल दी है और एक्सपैंड कर रहे हो, उनको काफी आइडिया था जो मैं कर रही थी। अगर आप कृष्ण की डेट भी निकाल दो तो मैं उन संतों को जो युगों के सिद्धांत के आधार पर आपकी बात नहीं मानते, जरूर अवश्य मना लूंगा। तो मैंने उसके बाद महाभारत की तिथि पे शुरू कर दिया और ठीक स्टीक 3139 बीसी जब हम सब मानते हैं वॉर हुई, ठीक 3102 19 फरवरी को कलयुग की कंजंक्शन, वो सब आ गए। तो ये जो रिसर्च है मैं अशोक सिंघल जी के और चंपत राय जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। वो किताब मैंने लिख दी महाभारत रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस, और उसकी हिंदी वर्जन महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी आ रही है। अब हम चलते हैं राम की ओर। राम इष्ट हैं, राम को हम भगवान कहते हैं, राम नार से नारायण है। जैसी जैसी मर्यादा का स्थापना, आइडियल्स की स्थापना राम ने करी है, विश्व में मुश्किल है कोई और व्यक्ति ऐसा ढूंढना जो राम जैसे आदर्श स्थापित कर सके। अब सबसे पहले तो अगर वो ऐतिहासिक हैं तो कोई तिथियां होनी चाहिए। उन तिथियों के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजी अपनाई गई? मेथोडोलॉजी ये थी, और ये मेथोडोलॉजी में हमने क्या किया कि वाल्मीकि रामायण ही आधार है, क्योंकि ओरिजिनल रामायण एक ही है, वो वाल्मीकि जी की है। हर रामायण पे 300 से ज्यादा किताबें आ चुकी वर्जन, हर उन सबको हम रामायण कह देते हैं। नाम तो उनके सबके अलग है, रामचरितमानस है, राम अवतारम है, कोई भी है, मगर वाल्मीकि तो कंटेम्परेरी थे राम के। उन्होंने तो कहा कि जैसे ही राम राजा बने तो उन्होंने उनकी आत्मकथा, उनकी कथा, जो कहानी, लाइफ की हिस्ट्री लिखनी प्रारंभ कर दी। और क्यों प्रारंभ कर दी? क्योंकि नारद जी ने उनसे उन्होंने पूछा कि इस वक्त पृथ्वी पे सबसे यशस्वी, नोबल, ग्रेट, दयालु, विद्वान, ताकतवर भी
और महानतम व्यक्ति कौन है? तो नारद जी ने कहा वो श्री राम। जब उन्होंने शुरू कर ली तो उन्होंने अनायास, वाल्मीकि जो है वो वर्ल्ड के मेरी मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत एस्ट्रोनॉमर से मैंने इनपुट लिए, बहुत बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार करे, कम से कम 7-8। उसके बाद मैं ये ऑथेंटिसिटी से कहती हूँ कि जब उन लोगों ने मेरा तिथिकरण अप्रूव किया तो मैंने किताब लिखी। इंग्लिश में रामायण रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस, हिंदी में रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी, और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई जिसका लिंक मैं अरविंद जी को भेज दूंगी, पूरे चैनल का, ऋग्वेदा टू रोबोटिक्स में। बहुत सुंदर छोटी 4 मिनट से लेके 62 मिनट तक की वीडियो डालती है। अब उन्होंने जगह जगह ये दिया कि नक्षत्रों और प्लैनेट्स की, सूर्य की स्थितियां क्या थी। मैं आपको ये बता दूं कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और अनचैलेंज्ड है कि 25,920 वर्ष में ठीक खूब वही आकाश नहीं होगा जो अब है। मतलब सभी ग्रहों नक्षत्रों की सेम स्थितियां 25,920 साल से पहले नहीं आएंगी। 7 में से 5 की आ जाएंगी, 4 की आ जाएंगी, 3 की आ जाएंगी, सभी नहीं आएंगी। तो जब मुझे ये पता चला कि ये एक्सक्लूसिव हो सकता है, 25,920 साल तक में वो रिपीट नहीं करेगा, हम चेक भी कर सकते हैं, उससे पीछे भी उससे आगे भी, तो हमने कहा ये वर्थ इट है, ये ट्राई करना वर्थ इट है। पुष्कर भटनागर जी से मेरे ही स्टूडेंट थे, मेरे कुलीग भी थे, मैंने बहुत कुछ इस सब्जेक्ट पे सीखा। मगर सबसे बड़ी इसमें जो दी वो मुझे एपीजे कलाम जी ने दी। बहुत लकी थी मैं, उन्होंने मुझे 2-3 घंटे से ज्यादा की सिटिंग्स दी और वो बड़े क्लियर थे कि राम का समय जो है वो 7,000 साल के आसपास ही आएगा। उसी समय सारे आकाश में देखिए। तो मैंने अपनी दोनों पुस्तकें जो है उन्हीं को डेडिकेट भी की है। तो अब राम के जन्म के समय से, वो तो 2 वर्ष पहले शुरू हो जाते हैं, मगर मैं आपको इतना कुछ नहीं दिखा सकती इतने शॉर्ट से टाइम में, बहुत बहुत क्रिस्प और छोटा करूंगी। अब राम के जन्म के समय उन्होंने एक पूरी पिक्चर दी। उन्होंने कहा कि दोपहर का समय था और 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में थे। ये है राम के जन्म के समय की स्क्रीन। देखिए 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में। सन इन एरीज, आज भी सन का उच्च स्थान एरीज है। वीनस इन पाइसेस, आज भी वीनस का स्थान उच्च स्थान पाइसेस ही है। और मार्स इन कैप्रिकॉर्नस, ये है। और उसके बाद सैटर्न इन लिब्रा, और ये जुपिटर इन कैंसर। और मून ऑन द ईस्टर्न होराइजन एंड कैंसर इज राइजिंग ऑन द ईस्ट। ये उनके, और पुनर्वासु नक्षत्र है। तो ये उनके पूरे के पूरे हूबहू यही सारे जो पैरामीटर हैं वो पिछले 25,920 वर्ष में एक ही दिन मिलते हैं। वो है 5,114 बीसी की चैत्र शुक्ल नवमी। आप कहेंगे कि मैं यहाँ तो 10 जनवरी भी कह रही हूँ, मगर चैत्र शुक्ल नवमी क्यों कह रही हूँ? मैं आपको सभी सॉफ्टवेयर के स्काई व्यू नहीं दिखा सकती। जैसे हमारे यहाँ शक संवत है, विक्रम संवत है, इंग्लिश कैलेंडर है, कली एरा है, तो कैलेंडरिक डिफरेंस होता है। मगर हमारे यहाँ तिथि देने का क्या परफेक्ट ढंग था। कलाम साहब तो कहा करते थे कि वाल्मीकि कैलेंडर के मोहताज नहीं थे, उनके लिए तो पूरा आकाश कैलेंडर था, वो उसको दिखा सकते। 10 जनवरी 5,114 बीसी आपको प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर दिखाएगी। और ये चैत्र का मास शुक्ल पक्ष की नवमी थी। वो आपको कैसे पता चलेगा? आप इससे 20 दिन पहले चले जाइए। पहले जब आप सबको पता है कि चित्रा नक्षत्र में फुल मून होगा, तो चैत्र के महीने का पूर्णिमांत वाले का बिगिनिंग होगा। और ये शुक्ल पक्ष होगा जब वो पहले अमावस्या आ गई और हम उसका फिर 9वां दिन। चंद्र वर्ष 354 दिन एंड ऑड आवर्स का होता है, और सूर्य का वर्ष जो है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड का होता है। तो ये आप जब देखेंगे तो आपको ये स्काई व्यू हूबहू वही दिखाई देगा। तो मैंने पूरे 25,000 पीछे तक जाके सॉफ्टवेयर पे ट्राई किया है, किसी भी दिन और किसी दिन पूरे पैरामीटर नहीं मिलते। और इसके अलावा अगर आप स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे जो नासा की है, उनकी एफबीआरएस यूज करती है, तो यही आपको 41 दिन प्लस माइनस में दिखेगा। वो कैलेंडरिक डिफरेंस है जो मैंने आपको अभी बताया कि सूर्य 365 दिन 6 घंटे एग्जैक्ट नहीं लेता,
365 दिन धरती चंद्र सूर्य के चक्कर काटने, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होती है। 11 मिनट 14 सेकंड का ये डिफरेंस जूलियन कैलेंडर ने ग्रेगोरियन रिफॉर्म्स के बाद 141 एडी के बाद करेक्ट कर लिया, मगर उसके पीछे नहीं किया, जबकि स्टेलेरियम ने पूरे 13,200 वर्ष तक वो करेक्ट कर लिया। मैंने वॉयेजर पे सभी पे देख लिया। अगर आप चंद्र तिथि देखेंगे तो वो 5114 बीसीई में ही आएगी। उनका कैलेंड्रिकल डिफरेंस किसी का 41 दिन का, किसी का 26 दिन का वो आएगा, क्योंकि जितनी उन्होंने करेक्शन अपनी सॉफ्टवेयर में की है उतनी आपको अवश्य दिखेगी। अब बात यही खत्म नहीं होती। वाल्मीकि जी तो राम के जन्म से 2 साल पहले जब वो यज्ञ करने की सोचते शुरू होते हैं तो फिर वो चलते हैं, फिर वो मतलब देखते ही चले जाते हैं कि वो वनवास गए। समहाउ शादी के समय के स्काई डिटेल्स नहीं है, हम सबको मालूम है कि हमारे यहाँ श्रुति स्मृति की परंपरा थी। वाल्मीकि जी ने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने लिख के रख दी, उन्होंने ये कहा रामायण की रचना तो कर ली, किसको कंठस्थ कराऊं को दुनिया में आगे दे सके। तो उन्होंने कहा था ये लव कुश है ना, इनको कंठस्थ कराता हूं, ये दुनिया भर में सुनाएंगे और ये चलेगी। फिर किसी समय ये 1200 बीसी के आसपास जो पुराना सबसे पुराना एविडेंस मिलता है, इसको लिखने में लिपिबद्ध किया गया। हो सकता है कि लिखते वक्त किसी टाइप कोई स्काई व्यू ना दिए गए हों, मगर जब वो वनवास गए 25वां जन्मदिन था, वो भी एकदम वही 25वां जन्मदिन, वही आपको स्काई व्यू दिख जाएगा। प्रदूषण के साथ युद्ध के समय का ग्रहण भी दिख जाएगा। तो आप चलते जाइए, श्री राम की लाइफ से रिलेटेड कम से कम 14 इवेंट्स को आप उसी सीक्वेंस में उन्हीं चंद्र तिथियों में हर सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। अब तक जब मैं सॉफ्टवेयर टाइमर पे लगाती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कमाल की ऑब्जर्वेशन की थी, कोई दूरबीन नहीं बैठी थी, मगर उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी परफेक्ट थी कि आज की सॉफ्टवेयर ने उनको 100% करेक्ट प्रूव किया है। इवन 3 के 3 एक्लिप्स भी उसी तिथि डेट को दिखाई देते हैं जो उन्होंने मेंशन किए। राम का जन्म, अब ये तो हो गया कि वो 5114 बीसी में चैत्र मंथ शुक्ल पक्ष की नवमी में दशरथ के घर पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, क्योंकि हमने अयोध्या के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से ये सब लिया। मगर वही खत्म नहीं होता। आपके सामने ये जो चित्र है ये मैंने नहीं दी, ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को सर्टेन स्टडीज ऑर्डर की थी और उससे पहले भी एक्सकेवेशन हो चुकी थी। ये जो पिलर्स है ये बाबरी मस्जिद के पायर्स से जुड़े हुए थे और सबको दिखाई दे रहे थे। देखिए हमारा देश कितना महान है, ऐसे 14 पिलर जुड़े हुए दिख रहे हैं, बाहर बांधे हुए हैं उनके पिलर्स के साथ, फिर भी हम ये मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ कभी मंदिर था। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल डेट ही असली डेट है, बाकी तो सब सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। कितनी भी एविडेंस ले लो, मेरी बुक में मैंने आर्कियोलॉजिस्ट से लेके इतना कुछ भरा है, इतना डिटेल भरा है कि रामायण के एरियाज में से क्या क्या चीज मिली और उनकी कार्बन डेटिंग C14 डेटिंग उनको 5000 बीसी या 7000 आज से पुराना बताती है। मैं सिर्फ वही चीजें लेती हूँ और वो अपनी पुस्तक में या अपने वीडियोस में जो यूट्यूब पे अब टू रोबोटिक्स चैनल में अवेलेबल है दिखाती हूँ। अब आप आगे देखिए, ये विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन जो है ये जन्मभूमि एरिया में अयोध्या में एक्सकेवेट हुई। पुरातत्व 33 2002-2003 की आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल रिपोर्ट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी गई। इस पे साफ लिखा है कि इस टेम्पल को गोविंदाचार्य ने बनवाया और राम की महिमा में बड़ा भव्य मंदिर बना। गोविंदाचार्य कब रूल कर रहे थे? उत्तराखंड और ये सब एरिया में 12th सेंचुरी में रूल कर रहे थे। और क्या, और 15th-16th सेंचुरी में ही तो था उसका विध्वंस हुआ। ये देखने के बाद भी हमारे लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ राम का मंदिर था। इसलिए अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया तो ठीक है, मगर इतनी एविडेंस है कि आप पूरा एक दिन सिर्फ अयोध्या की एक्सकेवेशंस के ऊपर ही देख सकते हो और कभी मौका मिला तो मैं आपको भिजवा दूंगी। अब आप देखेंगे, मैं सिर्फ चुने हुए, अब आप देखेंगे धनुष्वान, तो ये है धनुष्वान। अब आप देखिए एरो हेड है, ये कॉपर का एरो हेड है और इसकी डेट भी 5000 बीसी की गई है। और ये कहाँ से मिला है? लौरा देवा। अगर हम विश्वामित्र आश्रम से मिथिला को सीधी लाइन खींच दे तो बिल्कुल रास्ते में लौरा देवा आएगा।
तो ऐसी ऐसी चीजें आपके पास हैं। तो अब उसके बाद श्री राम का विवाह हुआ, वो अयोध्या आए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि साफ लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि वो 16वें वर्ष में थे और जब विश्वामित्र उनको लेके गए, 10 दिन के लिए ले गए थे, और फिर उसके बाद 10वें दिन उन्होंने यज्ञ तो करवा दिया, फिर वो मिथिला की तरफ गए। टोटल जर्नी सब मिला के जितने दिन उसमें दे रखे हैं शादी करा के वापिस आने तक की 22-23 दिन की बनती है। तो 16 वर्ष के वो थे और 12 वर्ष के करीब की उस समय के हिसाब से जो वाल्मीकि रामायण में दिया सीता थी। तो ये आपको मिले और वो आ गए। अयोध्या में आने के बाद उन्होंने 8-9 साल के करीब बहुत सुखी जीवन व्यतीत किया। हम सबको एक तुलसी रामायण जो बहुत महान आस्था की क्रिएशन है, पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे राम शादी करके आए अगले दिन वनवास चले गए, ऐसा नहीं है। 8 साल उन्होंने बहुत अच्छा जीवन बिताया और फिर 9वें वर्ष में जब उन्होंने सोचा कि उनको युवराज बना दें, तो आपको सबको मालूम है कि कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा और वो बड़ी प्रसन्नता से वनवास में चले गए। और जब वनवास गए थे तो ये बताया जाता है कि वो 25वां जन्मदिन उनका था। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है, बताया जाती की बात नहीं। 25वें जन्मदिन वाले दिन का वो स्काई व्यू दिखेगा। फिर वो वनों में चले गए, हम सबको मालूम है। 12 वर्ष उन्होंने सभी तरह तरह के ऋषि आश्रमों में, श्रृंगी सब आश्रमों में निकाल के फिर वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। अगस्त्य मुनि ने उनको बहुत से हथियार दिए और वो पंचवटी में उनकी राय के हिसाब से जाके सेटल हो गए। पंचवटी में हम सबको मालूम है कि शूर्पणखा वाला किस्सा होता है और फिर खरदूषण के साथ युद्ध होता है। मैं इसको सबसे बड़ी वेरिफिकेशन समझती हूँ। नॉर्मली नासा ने भी अपने वेबसाइट पे दिया, बड़ी ट्राजेक्टरीज डाल रखी हैं एक्लिप्सिस की, कि हूबहू एक्लिप्स का उसी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से उसी समय दिखना नॉर्मली असंभव होता है, और हजारों वर्ष पुराने एक्लिप्स में 12 घंटे 13 घंटे तक का फर्क आ सकता है और लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में। मगर यहाँ देखिए क्या है, सोलर एक्लिप्स एट पंचवटी नासिक 7 अक्टूबर 5070 BC, अमावस्या ऑफ पौष मंथ। ये वाल्मीकि उससे लिया हमने कि पौष के महीने की अमावस्या का दिन था और 2:15 बजे का स्काई व्यू है। सैटर्न सन मून आर ऑन वन साइड, सन मून सैटर्न आर ऑन वन साइड, मरकरी वीनस एंड जुपिटर आर ऑन अदर साइड, मार्स इज इन द मिडल। ये मार्स है। तो ये उन्होंने कहा कि जैसी खरदूषण आ रहे थे तो रास्ते में लगा कि एकदम ये दिन में अंधेरा क्यों हो गया, और क्या सुंदर सोलर एक्लिप्स का दिया है वर्णन। सबसे पहला वर्णन अगर विश्व में मैं बड़ी ऑथेंटिसिटी से कह सकती हूँ सोलर एक्लिप्स का है तो वो वाल्मीकि जी ने दिया। 7000 पुराना सोलर एक्लिप्स, खूब वही डिटेल, खूब उसी समय में, दोपहर के समय में वो दिखाई देता है। और अच्छा, अब हम सबको मालूम है कि हम उसके बाद वो उन्होंने खरदूषण का वध कर दिया और फिर रावण ने सीता का हरण कर लिया और उसके बाद वो राम सीता की खोज में निकल गए। सीता की खोज में निकल गए तो सुग्रीव और हनुमान से मिले, उन्होंने बाली का वध किया। क्या कमाल का, बाली के वध के टाइम ये बताते हैं कि दूसरी बार जब सुग्रीव को राम भेजते हैं कि अब तू ये माला पहन के चला जा ताकि मैं दोनों भाइयों में डिस्टिंग्विश कर सकूं, तो वो भेज देते हैं उनको। और उससे पहले सुबह का समय और सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। तो आप देखिए क्या कमाल है। मैंने किष्किंधा के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लिए, 15 डिग्री नॉर्थ 76 डिग्री ईस्ट, पोपल कर्नाटका, किष्किंधा, April 3, 5076 BC, सोलर एक्लिप्स ऑन आषाढ़ अमावस्या। वाल्मीकि ने दिया आषाढ़ की अमावस्या के दिन ये लगता है, और सुबह 8 बजे देखिए प्लानिटेरियम में क्या सोलर एक्लिप्स दिखाया। आप देख सकते हो सन के ऊपर मून आया हुआ, ये नीचे सन है, थोड़ी सी उसकी लाइट दिख रही है और मून है। ये उसी दिन आपको ये सॉफ्टवेयर एक्लिप्स दिखाती है और ये उतने कैलेंड्रिकल डिफरेंस के साथ आषाढ़ अमावस्या 5076 में हर सॉफ्टवेयर एक्लिप्स दिखाती है। कमाल की बात यह, कम से कम 4 सॉफ्टवेयर मैंने वेरीफाई किए हैं, 3 मेरे पास है। ओके, तो अब हमें मालूम है कि वहां उनका वध करके वो आगे चल दिए। अब आगे मतलब सुग्रीव का
हो गया राज तिलक, और फिर वानर सेना चारों तरफ उनको ढूंढने, सीता की ढूंढने के लिए निकली। अब वाल्मीकि के वानर बंदर नहीं, तुलसी के वानर बंदर हैं। वाल्मीकि के वानर तो वानर ट्राइब है, मंकी फेस ट्राइब्स है, और उस तरह की ट्राइब 1867 बीसी तक ब्रिटिशर्स ने एक गजेटियर बनाया था सदर्न इंडिया का, जिसमें ट्राइब्स की पॉपुलेशन को बताया था। 2,73,000 उन्होंने उस ट्राइब की गिनती गिनी थी, और वो बताते थे कि उनके फीचर्स में थोड़ा मंकी फेस है, और उनके पीछे अभी थोड़ी सी बहुत छोटी सी टेल बाकी है। और कमाल की बात यह है कि उनके यहाँ रिवाज ये था कि हर अच्छे फेस्टिवल के टाइम वो धोती के पीछे से अपनी उस छोटी सी टेल में से लंबी टेल बना के खूब कपड़ा बांध के ऊंची लंबी टेल निकाल लेते थे। मुझे तो वाल्मीकि रामायण का हनुमान की टेल पे वो कपड़े बांधने का सीन याद आ गया जैसे। तो बहुत कुछ विज्ञान है हमारे उसमें, मगर हमने उस तरह से देखा नहीं, अपने बच्चों के साथ जस्टिस किया नहीं, हमारे साथ भी जस्टिस हुआ नहीं। अगर हमारा इतिहास ही नहीं पता था, हमें वही गलत पढ़ रहे थे आप, तो इनजस्टिस ही हुआ। तो हमारे हीरो कौन होंगे? अगर राम और कृष्ण कल्पना है तो हमारे हीरो कौन होंगे? हम कॉपी किसको करेंगे? और ये एक विज्ञान के बाद, स्काई व्यू देखने के बाद तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने तो एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। लंका में रावण आए, सीता को मिले, और धमकाया, हनुमान ऊपर बैठे छुप के देख रहे हैं, सीता को भी ढूंढ रहे हैं, तो भी चंद्र ग्रहण का जिक्र है। उसी टाइम आपको चंद्र ग्रहण भी दिखता है। ये सब जो है 14 के 14 सीक्वेंस और थाई स्काई व्यू ऑफ प्लैनेटेरियम एंड स्टेलेरियम, दोनों के मैंने अपनी दोनों पुस्तकों में दिए हैं। यही नाम से है, रामायण रिटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस। अब मेरे को एपीजे कलाम जी को मैं इनवाइट करने गई एक सेमिनार के लिए जनवरी 2011 में, और उन्होंने मुझे कहा जब तक आप ये प्रूव नहीं करेंगी कि 7,000 वर्ष पहले सेतु कहाँ किस लेवल पे था, वो वॉकेबल था या नहीं, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ठीक है, तो उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी गोवा गई, जो सी लेवल फ्लक्चुएशंस दिखाती है। सी लेवल फ्लक्चुएशंस उन्होंने 15,000 साल की बताई हैं। मैंने सेमिनार में उनको भी बुला लिया, और मैं खुद राम सेतु भी चली गई, और एक बोट में चप्पू लेके वो एग्जैक्टली धनुषकोटी से इधर तरफ और लंका की तरफ मन्नार से मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है। और वो कमाल की बात ये हुई कि जब आके उन्होंने प्रेजेंटेशन की, उन्होंने ठीक हूबहू यही कहा कि 7,000 साल पहले सी का वाटर लेवल जो है आज से लगभग 3 मीटर नीचे था, और लगभग उसी गहराई में राम सेतु डूबा हुआ। और पूरा राम सेतु बनाया हुआ आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल चेन है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। थोड़ा सा पानी में कहीं कहीं बरेती है, पहाड़ी है, कहीं कहीं थोड़ा गहरा ज्यादा है, वो वहां भर भर के इसको बना दिया गया। और बहुत रेफरेंस है, सी लेवल कोई 3 मीटर कुछ नहीं होता, फ्लक्चुएट होता रहा है, और ये यूज किया गया। इवन किंग अशोक की बेटी भी जब संघमित्रा वहां गई थी तो वर्णन आता है कि इसके ऊपर से गई थी। अब उसके बाद आर्कियोलॉजी, अब मैं कीजिए आर्कियोलॉजी के क्या एविडेंस है, और ये आर्कियोलॉजी का इतना एविडेंस है कि एक पूरी किताब ही लिख दो। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं किया, अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं किया। इतनी आर्कियोलॉजी की रिपोर्टें आती गई। सरस्वती के किनारे के 1400 साइट एक्सकेवेट हो गए, इंडस के किनारे के 1300 साइट हो गए, गंगा के किनारे के 1200 साइट एक्सकेवेट हो गए। चारों तरफ साइट हमें डेट देते रहे, C14 डेटिंग, कार्बन डेटिंग की 7,000, 6,000, 5,000, 4। आज भी वही चीजें हैं, वैसी शिवलिंग है, वैसी गहने हैं, वैसी मटके हैं। इवन मटके के ऊपर प्यासे कौवे की कहानी काले रंग में पेंट करी हुई, जो आज भी आपको मटका मिलता है, आपको मिल जाएंगे। आपको सीता की चूड़ामणि जैसी चूड़ामणि मिलेगी उतनी पुरानी, राम की रिंग जैसी जो डिस्क्राइब करी है वैसी रिंग मिलेगी। आप कोई चीज तो गिनिए उस समय की, आप फसलें गिनिए, तिल दिए हुआ है वहां, आम दिया है वहां, गेहूं दिया है वहां, चावल दिया है, धान दिया है, हर चीज 7,000 वर्ष पुरानी आपको मिलती है। और पूरे एरिया, आप अगर कहें कि राम सिर्फ अयोध्या में थे, ऐसा तो है नहीं, इसीलिए मैंने एंड में मैप दिखाया था ये।
तो मैंने ये मैंने देखा कि आर्कियोलॉजी की एविडेंस का कोई ठिकाना नहीं है, ओशियनोग्राफी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर उन्होंने, कलाम साहब ने कहा जेनेटिक स्टडी करिए, बताइए कि 7000 साल पहले से हमारे जीन कांस्टेंट है या कोई 1500 बीसी में कोई बाहर से आके हमें क्रिएट कर गया। तो फिर जेनेटिक स्टडीज हुई, एस्टोनियन बायो सेंटर टाटू के साइंटिस्ट जो साउथ एशियन जीन जेनेटिक स्टडीज के प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, उनको इन्वाइट किया गया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। कोल भील गोंद, उन्होंने कहा 11,000 साल से जेनेटिक कंटिन्यूटी है हमारे नॉर्थ इंडियंस के, ट्राइबल्स के, साउथ इंडियंस के, सबसे जीन्स मिलते हैं, सबके जीन्स मिलते हैं। तो वो जेनेटिक कंटिन्यूटी भी आ गई और राम की वंशावली से भी मिल गई, क्योंकि राम 44वें राजा है, 44, तो 43 राजे पहले जो है वो 2000 साल तो लगे होंगे। तो वो जेनेटिक कंटिन्यूटी भी आ गई, क्योंकि जेनेटिक कंटिन्यूटी तो ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन 11,000 साल से चली आ रही है। तो इस तरह करके ये एंडलेस वो है। तो मैं समय की कंस्ट्रेंट के कारण अब इसको विराम दूंगी ये कह के कि ये लास्ट मैप मैंने इसलिए दिखाया था कि वो श्री राम के द्वारा कवर्ड पूरे एरियाज को दिखाता है, और विशेषकर वो उन 8 किंगडम्स को दिखाता है जो श्री राम के समय में एस्टैब्लिश की गई। भरत के बच्चों के लिए तक्षशिला और पुष्कलावत, लक्ष्मण के बच्चों के लिए मथुरा और विदिशा, और शत्रुघ्न के बच्चों के लिए, लक्ष्मण के बच्चों के लिए उधर दोनों बंगाल उड़ीसा के एरिया में, और राम के दोनों बच्चों के लव कुश के लिए 2 किंगडम्स जो है वो अयोध्या, उन्होंने कहा यहाँ से कोई रूल नहीं करेगा। अब अयोध्या से वो छोड़ के जब उनके महाप्रयाण का समय आया, जैसे वो गए, तो 8 की 8 किंगडम्स एक्सकेवेट हो चुकी हैं, और ये हो चुका है 4,000-5,000 साल पुरानी एविडेंस तो मिल चुकी, मगर वो एक्सकेवेशन बहुत पुरानी थी, तब अभी डेटिंग टेक्निक्स मॉडर्न नहीं थी, उतनी डेप्थ तक खुदाई नहीं होती थी। तो राम ने जो आदर्श हमें दिए है वो पूरी तरह ऐतिहासिक है, वो हमारे हीरो हैं, हम उनको फॉलो करें और हम उनकी हर मर्यादा और हर आइडियल को एस्टैब्लिश करें। और ये मिथ्या जो पढ़ाया गया कि सीता का उन्होंने त्याग कर दिया, या ऐसा नहीं है, उनको मालूम था, वो सीता के साथ बहुत प्रसन्न रह रहे थे पति। मैं तो मनोज मुंतशिर की उस पोएम को याद कर रही हूँ जिसमें वो कहते हैं कि ताजमहल कैसे हो गया प्यार की निशानी। प्यार की निशानी तो वो राम सेतु है जो राम ने सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए समुद्र के ऊपर बांध दिया, और उसको सिर्फ लोगों की अपवाद से बचाने के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन को लोगों की बचाने के लिए उन्होंने अपने ऋषि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजा। और जिस दिन लव कुश पैदा हुए थे तो शत्रुघ्न उस आश्रम में थे वाल्मीकि के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी कहानी है, और रामायण में जो आइडियल्स दिए गए हैं वो कभी किसी भी चीज में सही खरे उतरेंगे, ये एक मानने की बात है, और हम सबको उसमें बहुत बड़ा अभिमान है कि ये हमारी हेरिटेज। थैंक यू सो मच।